नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बीते एक साल में देश में जितने भी चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनावों के साथ साथ यानी लोकसभा चुनावों को मिलाकर अगर आप देश में जो अहम विधानसभा चुनाव हुए, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो या फिर वो झारखंड या फिर दिल्ली, इन तमाम चुनावों में घुसपैठ का मुद्दा बहुत ही प्रमुखता से उठता रहा। बीजेपी ने और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों को लेकर के और घुसपैठियों को लेकर विपक्ष की नीति को लेकर के कड़े और बड़े प्रहार किए थे। लेकिन जब कभी भी बीजेपी की तरफ से, सत्ताधारी पार्टी की तरफ से यह मुद्दा उठाया गया तो फिर उससे मीडिया ने भी सवाल पूछे और विपक्ष ने भी सवाल पूछे कि भाई 10 साल से आपकी सरकार है, आखिर आपने घुसपैठियों को रोकने के लिए क्या किया। ये सवाल बार बार पूछे गए और ये बार बार पूछेगा कि आखिर घुसपैठियों को रोकने के लिए आप कोई कुछ करते क्यों नहीं, सरकार तो आपकी है। जब दिल्ली में सवाल उठा तो लोगों ने कहा कि भाई सीमा से निकल करके दिल्ली तक आ गए घुसपैठिए, आखिर गृह मंत्रालय क्या कर रहा था। ये सवाल पूछे कि बीजेपी सरकार क्या कर रही थी। चलो, एक दो राज्य ऐसे हैं, खासकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य ऐसे हैं जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकार है राज्य में, लेकिन बाकी तमाम जगह पर तो बीजेपी की सरकारें हैं। फिर घुसपैठिए कैसे आ गए, सवाल पूछे जाते थे। ये पूछे जाते थे कि बीएसएफ क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है, आखिर देश में करोड़ों करोड़ घुसपैठी आ कैसे गए। ये तमाम सवाल लगातार उठते थे, लगातार पूछे जाते थे। लेकिन बीजेपी ने जब यह मुद्दा उठाना शुरू किया था तो दरअसल बीजेपी के दिमाग में या सरकार के दिमाग में एक क्लियर कट पॉलिसी थी कि घुसपैठियों को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इसका ऐलान भी कर दिया और सरकार ने इसका बंदोबस्त भी कर दिया कि कैसे घुसपैठियों को निकालना है, कैसे घुसपैठियों को रोकना है। और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ ऐलान किया, उन्होंने कहा ये भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि भारत की सुरक्षा को लेकर के, भारत की सुरक्षा के लिए जो खतरा है वो लोग आ जाएंगे, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो खतरा खड़े कर रहे हैं वो लोग आ जाएंगे, बांग्लादेशी आ जाएंगे, रोहिंग्या आ जाएंगे और कोई भी कहीं जाकर के भारत का आधार कार्ड ले लेगा, भारत का वोटर बन जाएगा और फिर चुनाव में वोट जिहाद होगा। ये गृहमंत्री के शब्द नहीं थे, लेकिन मैं इसको फर्दर ले जा रहा हूं क्योंकि बीजेपी चुनाव में बात उठाती रही है और वोट जिहाद को अक्सर घुसपैठियों से जोड़कर देखा जाता रहा है। तो आज सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक बिल है, विधेयक है, इसको आज बाकायदा लोकसभा में पारित कर लिया और गृहमंत्री अमित शाह ने आज इसको लेकर जब सदन में बोल रहे थे तो इसको लेकर उन्होंने विस्तार से जवाब भी दिए, तमाम सवालों के जवाब दिए जो चुनाव में उठ रहे थे और संसद में बहस के दौरान उठ रहे थे। और सरकार ने साफ कर दिया कि अब वो ऐसा कानून बनाने की तरफ बढ़ चली है, ऐसा कानून बनाने की पूरी तैयारी है। विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है, अब राज्यसभा में जाएगा, कानून बनेगा। तो सरकार की तैयारी यह है कि घुसपैठिए जो भारत के लिए खतरा है उनको रोकना भी है और जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उनको निकालना भी है। हालांकि यह काम बड़ा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि फिर से कह रहा हूं, कई सारे करोड़ों करोड़, लाखों करोड़, अलग अलग संख्या हो सकती है, घुसपैठिए भारत में रह करके भारत के नागरिक होने के प्रमाण पत्र हासिल कर चुके अलग अलग एजेंसियों से। पूरा का पूरा रैकेट होता है। लेकिन अब सरकार जब संकल्पबद्ध है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बदलाव अब जरूर देखने को मिलेंगे। और जैसा मैंने शुरू में कहा, गृहमंत्री आज जब बोल रहे थे तो उन्होंने सिर्फ इतना नहीं कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, बल्कि उन्होंने जहां जहां से घुसपैठ हो रही थी, जो जो सवाल लगातार उठ रहे थे सरकार की मंशा पर, घुसपैठियों के आने पर, घुसपैठियों के दिल्ली तक आने पर, उस सब का उन्होंने चुन चुन कर जवाब दिया। ये तमाम जवाब सुनिए और उसके बाद आज के मुद्दे पर डिबेट करेंगे, क्योंकि ये बात अब तय है कि भारत धर्मशाला नहीं है और भारत धर्मशाला रहेगा भी नहीं। सुनिए जरा गृह मंत्री अमित शाह को। माननीय देश धर्मशाला नहीं, माननीय देश धर्मशाला नहीं, माननीय देश धर्मशाला नहीं।
जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देश धर्मशाला नहीं है। जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने का कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बीएसएफ क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है, मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूं। और मैं आशा करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो, जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। मान्यवर मीटर है, उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं, नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता। और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है, इसके कारण। तो गृहमंत्री अमित शाह ने आज जोरदार प्रहार किया और तमाम सवालों का जवाब भी दिया और कुछ ऐसी बातें बताई कि जो चौंकाने वाली हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार ने दरअसल 450 किलोमीटर जो एरिया है वहाँ फेंसिंग होने से कैसे रोकती है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, उसका उन्होंने खुलासा किया। दरअसल ये जो नया विधेयक है, ये अगर कानून बन जाएगा तो ये 4 पुराने कानून जो हैं उनकी जगह ले लेगा और ये सरकार को, केंद्र सरकार को ज्यादा ताकत देगा। अभी तक जो 4 कानून है वो बिखराव था उसमें और अलग अलग कानून थे, उनमें सामंजस्यता का अभाव था, लेकिन अब एक कानून हो जाएगा जिसमें सरकार के पास ज्यादा अधिकार होंगे, ज्यादा ताकत होगी, जिससे घुसपैठियों को रोका जा सकता है और जो घुसपैठिए हैं उनको आइडेंटिफाई करके निकाला जा सकता है। सवाल इसका है कि इस पूरे विधेयक को लेकर के तो किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए, लेकिन आज क्या चर्चा होती है, चलिए आगे बढ़ाएंगे। आज मेरे साथ जो है 5 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए 5 मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ तोहिन सिन्हा जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तोहिन सिन्हा जी। तारिक खान जी मेरे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तारिक खान जी। एडवोकेट निखिल जैन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। सोफिया खान मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, टीएमसी की जो हैं वो नेता हैं, सपोर्टर हैं, नेता हैं। रोहित कुमार सिंह मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, युवा चेतना से जुड़े हुए हैं। आप 5 मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। तोहिन सिन्हा, पहले सवाल आपसे, क्योंकि बीजेपी लगातार चुनावों में घुसपैठियों का मुद्दा उठाती थी। अभी आपने ये, हमने गृह मंत्री को सुना, उन्होंने बंगाल के 450 किलोमीटर की बात करी, वो तो एक, चलिए जो एक मूल कारण है उसमें कई और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन उसको हम अभी एक तरफ रखते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है ये कानून बन जाएगा तो क्या भारत को घुसपैठियों से आज़ादी मिल सकती है? क्या घुसपैठियों का आना रोका जा सकता है? क्या आपको लगता है ये इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग कदम है? क्या इतना स्ट्रांग कानून बनेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्ते अशोक जी, सबको नमस्ते।
देखिए, निश्चित रूप से ये एक बहुत ही पुख्ता कानून है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट बिल जो आज पारित हो गया लोकसभा में, और निश्चित रूप से इससे, जैसा कि आपने स्वयं कहा, कि चार पुराने बिलों की जगह ये लेगा। लेकिन सवाल जो उठता है वो ये है कि उसके बावजूद यदि इस देश में जयचंद रहेंगे, यदि कुछ ऐसे नेतागण रहेंगे जो इस देश को कमजोर करने के लिए अवैध लोगों को, अवैध बांग्लादेशियों को अंदर करते रहेंगे, तो देखिए, जब तक कि हर व्यक्ति, हर मुख्यमंत्री का नियत साफ ना हो, तब तक संपूर्ण समाधान मुश्किल है। मैं आपको बता दूं, आज बंगाल में तो पिछले 10 सालों से हमारी लड़ाई चल रही है, और जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने भी बताया कि 450 किलोमीटर जो है उसकी फेंसिंग क्यों बाधित है, केवल इसलिए क्योंकि राज्य सरकार का कोऑपरेशन नहीं। लेकिन मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं कि इस देश में जनसंख्यिकी युद्ध उस दिन शुरू हो गया था जिस दिन देश का निर्माण हुआ था, 1947। असम के मुख्यमंत्री, जो उस समय असम के प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे, गोपीनाथ बोरदोलोई का खत है नेहरू के नाम 1947 में, मात्र 2 महीने आजादी के मात्र 2 महीने बाद लिखा वो खत है, जिसमें वो बता रहे हैं कि यदि कठोर कदम नहीं उठाए गए इल्लीगल अवैध बांग्लादेशियों को, अवैध ईस्ट पाकिस्तानियों को भारत में आने से, तो असम का बहुत बुरा हाल होने वाला है। नेहरू ने उसको नजरअंदाज कर दिया था, और ये नजरअंदाज करने वाली प्रक्रिया दशकों तक चली। ये जो पूरा असम मूवमेंट था, आपको पता है 1970s में जो शुरू हुआ, उसका कारण ही ये था कि जो अवैध बांग्लादेशी वहां से घुस रहे थे, वो वहां के ट्राइबल्स, असम के ट्राइबल्स का जीना दुश्वार कर दिया। 2015 में जब हमारी सरकार बनी तो वहां एक समाधान आया, और आज बिल्कुल जो है वहां इलीगल माइग्रेशन नियंत्रण में है। 2 राज्य आज ऐसे हैं जहां इसका समाधान मुश्किल हो रहा है, और दोनों राज्य जो है इंडी गठबंधन के राज्य हैं। संथाल परगना, एक झारखंड हो गया, दूसरा बंगाल हो गया, और दोनों जगहों पर ये 2 पार्टियां जो हैं, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जेएमएम और टीएमसी, यही जो है रैकेट चलाते हैं फर्जी आधार कार्ड के वितरण का। संथाल परगना में भी यही प्रक्रिया चल रहा है। जैसे वहां कोई अवैध बांग्लादेशी की एंट्री होती है, जल्द से जो है लोकल जो जेएमएम की लीडरशिप है उसको जल्दी से उसकी व्यवस्था करती है कि एक फेक आधार कार्ड उसको मिल जाए। उसके बाद जो है वहां वो लोग जो है लव जिहाद की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा, ये जो है, और 24 परगना जो जिसका जिक्र आज माननीय गृह मंत्री ने किया, वो एक गढ़ बन चुका है। यही फर्जी आधार कार्ड। मेरा सवाल, एक मिनट, एक तो मेरी टेक्निकल टीम से अनुरोध है, जरा तुहिन जी की आवाज बढ़ाइए, हम लोग ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम दूसरे मेहमानों की भी आवाज हम सुन पाएंगे नहीं सुन पाएंगे, जरा आवाज बढ़ाइए, आवाज का, साउंड का लेवल बढ़ाइए, मेरी टेक्निकल टीम से अनुरोध है। दूसरा, तुहिन सिन्हा जी, क्या आपको लगता है, मैंने जो सवाल किया, क्या ये कानून बन जाएगा तो क्या घुसपैठ रुक जाएगी, क्या तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा? देखिए, काफी हद तक जो है एक सुधार आएगा, लेकिन उसके बावजूद जो एक नेक्सस है टीएमसी का अवैध बांग्लादेशियों को अंदर लाने का, मेरे ख्याल से एक संपूर्ण इसका समाधान 2026 में यदि हमारी सरकार बन जाती है, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह आपने असम में एक सुधार देखा है, एक बहुत ही दृश्यमान सुधार देखा है 2015 के बाद, वही सुधार आप बंगाल में पाएंगे। लेकिन अगर 2026 का मौका बंगाल गवाता है तो पता नहीं, वो जो है एक लंबी रात अभी और समय तक चलेगी। नहीं तो तुहिन सिन्हा जी, क्या ये इस बिल के नाम पर आप लोग राजनीति नहीं कर रहे कहीं? आप लोग 2026 के विधानसभा चुनाव आपकी नजर में है बंगाल के? जो टेक्निकल बातें माननीय गृह मंत्री ने बताई है, आज 450 किलोमीटर का जो अनफिनिश्ड लैंड है, उसका तोड़ इस बिल के पास नहीं है। उसके लिए कोऑपरेशन की आवश्यकता है टीएमसी से, उसके लिए अच्छी नियत की आवश्यकता है टीएमसी से। हमने 75% जो आज पूरा बॉर्डर है बांग्लादेश का, वो फेंसिंग हो चुका है, मात्र 25% बचा है, और वो केवल इसलिए रुका है क्योंकि टीएमसी कोऑपरेट नहीं कर रही है, उसके जो लोकल गुंडे हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। आपको याद होगा 2021 में हमने बीएसएफ की पेट्रोलिंग का दायरा बढ़ाया था, 50 किलोमीटर कर दिया था। आपको याद है कितना प्रोटेस्ट किया था ममता बनर्जी और टीएमसी ने? क्या आपत्ति थी इनको अगर 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ पेट्रोलिंग करती? क्या बिगाड़ लेती? क्या इनके जो है इनके फेक जो आधार कार्ड स्कैम एक्सपोज हो जाते? क्या इनके जो नेक्सस है वो एक्सपोज हो जाते? ओके,
सोफिया खान जी, जो घुसपैठ है उसको ये जो पूरा का पूरा बिल आज तो जो है टीएमसी के को लेकर सीधा सीधा गृह मंत्री ने भी बोला, टीएमसी सांसदों के साथ जो है थोड़ी थोड़ी नोकझोंक भी हुई, हमने संसद में देखा। कुल मिलाकर जो बड़ी बात है वो ये है कि टीएमसी कहीं ना कहीं, टीएमसी के जो लोकल लोग हैं सीमा पर जो है वो कहीं ना कहीं फेंसिंग का में रुकावट डालते हैं। दूसरा, जो लोग वहां से आ जाते हैं उन घुसपैठियों को जो है उनके कार्ड बनाए जा रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो घुसपैठ में इस वक्त एक सबसे बड़ी भूमिका जो है टीएमसी सरकार की है। ये कुल मिलाकर जो निकल कर आ रहा है, और कह रहे हैं कि कानून भी बन जाएगा, लेकिन अगर वहां फेंसिंग ही नहीं रोकेंगे और इस तरह से अगर गड़बड़ी चलती रही तो फिर कैसे हम घुसपैठियों पर काबू पाएंगे? बोलिए। तारीख पे तारीख, कानून पर कानून, इतने सारे कानून होने के बावजूद भी ये गृह मंत्री की फेलियर्स है, उसको ये दर्शाने के लिए टीएमसी का नाम लेते हैं। और एक और बात आपने उनके स्पीच में नहीं सुनाया कि ये सारी स्पीच के बाद उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र जीता और दिल्ली जीता, उसके बाद बंगाल की बारी है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो छुपी हुई मंशा है, देखिए 10 साल से ये सरकार में है, 10 साल में अगर ये कुछ नहीं कर पाए तो अब ये बंगाल में आने वाले समय में जो चुनाव है उसके आगे ये सारी बातें जो है, ये बात समझ में जनता को आती है कि अब आप कीजिए ना। अरे आपको अगर इतने सारे इन्फिल्ट्रेशन हुए हैं, माइग्रेशन हुए हैं, तो आपको किसने रोका है? और ये जो कह रहे हैं बैठकर भाजपा के जो प्रवक्ता हैं कि फेंसिंग नहीं करने दिया, तो ये आंकड़े आप बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट में केस कीजिए, आप कोर्ट को बताइए। ये तो सब देखिए बनावटी बातें हैं, ये सारी जो बातें हैं ना, ये बहुत खोखली हैं। और अगर असम की बात करें तो 17,000 करोड़ एनपीआर और एनआरसी में इन्होंने जो गवाया, उसके बारे में भी ये जरा बयान कर दें। और बात अगर हम वोटर्स की बात करते हैं, झूठे वोटर्स की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश से और कई जगहों से जो है वो झूठे वोटर्स, तो वो वोटर आईडी के एपिक नंबर जो है वो सेम पाए गए हैं। ये कैसे संभव हुआ? कई ऐसे बंगाल के वोटर्स हैं जो वो हरियाणा के हैं, वो दिल्ली के हैं, वो गुजरात के हैं। ये सुनिए तो सही, सोफिया जी सुनिए। ये तो नहीं हो सकता। सोफिया जी सुनिए मेरी बात, सोफिया जी जवाब, सोफिया जी सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, मेरा सवाल ले लीजिए। आप जो कह रही है सुनिए तो सही, आप रुकिए, मेरी बात सुनिए, मैं जो कह रहा हूं। वोटर, फर्जी वोटर और घुसपैठिए, फिलहाल दोनों को अलग अलग कर देते हैं। फिलहाल हम इस पर रहते हैं घुसपैठियों को लेकर। 1 मिनट सुनिए मेरा सवाल, प्लीज सुनिए मेरा सवाल, नहीं तो मैं किसी और के पास जाऊंगा। मुद्दे कहीं ना कहीं मैं किसी और के पास जाऊंगा अगर आप सुनेंगे नहीं तो। ओके, निखिल जैन बोलिए। मैंने आपसे 1 मिनट रुके निखिल जैन, मैंने आपसे कहा मेरा एक सवाल लीजिए, ऐसे बहुत गंभीर विषय है और मैं आपको समय भी दूंगा। सुनिए मेरी बात। निखिल जैन बोलिए। आप उंगली उठा रहे थे, मैंने कहा इस तरह से आप बोलेंगे तो मैं अगले के पास चला जाऊंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, आप रुक नहीं रही हैं, कंटिन्यूसली बोल रही हैं, दो चीजों को मिक्स कर रही हैं। ऐसा मत कीजिए, गंभीर विषय है। बोलिए निखिल जैन। देखिए, तुहीन जी ने एक चीज कही कि बीएसएफ का जब दायरा बढ़ाया गया घुसपैठ को, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए, तो वेस्ट बंगाल की सरकार को दिक्कत हो गई। वो शायद भूल गए कि पंजाब सरकार को भी दिक्कत हुई थी। और सुखबीर बादल जो शिरोमणि अकाली दल के साथ रहे हैं, भाजपा के गठबंधन में साथ रहे हैं, उन्होंने भी इसे प्रोटेस्ट करा था। और हर जगह बीएसएफ का ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाया नहीं गया था। गुजरात में तो घटाया गया था, 80 किलोमीटर से 50 किलोमीटर हो गया था। 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर हुआ। बट समहाउ जो विपक्ष के पास जो स्टेट्स थे, वहां पर 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर से दायरा बढ़ा के 50 किलोमीटर करा गया। और बीएसएफ को पुलिस की पावर्स थी, सर्च, अरेस्ट और सीजर्स की पावर थी, जो संविधान के तहत राज्य सरकारों के पास आता है। दूसरी बात आती है कि 450 किलोमीटर का गृह मंत्री ने दावा करा कि राज्य सरकार उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है और फेंसिंग नहीं लगाने दे रही है। मैं नहीं जानता गृह मंत्री का दावा सही है या नहीं। सही है तो बहुत गलत है, ममता बनर्जी को, उस वेस्ट बंगाल सरकार को नहीं करना चाहिए। पर सवाल यह आता है कि संविधान के दायरे में जब अनुच्छेद 131 में सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के कोई डिस्प्यूट जब सुप्रीम कोर्ट के आगे ले जाए जा सकते हैं, तो भारत सरकार इस डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट के आगे ले जाकर उन्होंने 450 किलोमीटर में जमीन लेके फेंसिंग क्यों नहीं लगाई। उसके बाद बात आती है कि ममता बनर्जी की सरकार और विपक्ष की सरकारें मिलके अवैध आधार कार्ड बना रही हैं, अवैध वोटर आईडी कार्ड बना रही हैं। एक मिनट रुक जाइए निखिल जी, एक मिनट। निखिल जी एक मिनट, ये दूसरी बात को ले लेते हैं। आपने अभी एक वैलिड सवाल उठाया, तो इन जी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। मैं उसके बाद आपने जो दूसरी बात उठाई मैं उस पर आऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात, सोफिया जी जरा सुन लीजिए। आपने कहा निखिल जी ने तो बता दिया और जो सवाल उठाए वो वैलिड है। लेकिन सोफिया जी जो आप आंकड़े कह रही थी ना, आंकड़े उन्होंने दिए हैं। उन्होंने बताया कि 10 चिट्ठियां लिखी हैं जिनके जवाब नहीं आए, और उन्होंने कहा कि 7 बैठकें हो चुकी हैं जिन बैठकों में कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने जमीन नहीं दी
और जहां पर फेंसिंग शुरू होती है वहां टीएमसी के कार्यकर्ता जाते हैं, हल्ला हंगामा करते हैं और वहां पर धार्मिक नारे लगाते हैं। ये उन्होंने आंकड़े दिए। आप रुकिए, मैं आऊंगा मैं आपसे, रुकिए प्लीज रुकिए, मैं गंभीर बहस कर रहा हूं। देखिए आज प्लीज ये मत करिए, बहुत गंभीर विषय है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का राजनीतिक आरोप अपनी जगह, लेकिन कोई भी नहीं चाहता होगा कि भारत घुसपैठियों का देश बन जाए। भारत को धर्मशाला बनाना कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन आपने आंकड़ों का सवाल उठाया इसलिए मैंने कहा। तो इन जी रिस्पॉन्ड कीजिए। निखिल जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि भैया आप लोग क्यों नहीं इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए? आप लोग तो बार बार कहते हैं कि भाई कोई बात होती है तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पक्ष चला जाए। टेक्निकल ग्राउंड्स है उसके बारे में इस वक्त मैं अवगत नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिस तीव्रता के साथ पिछले 10 वर्षों में फेंसिंग हुई है पूरे बांग्लादेश के बॉर्डर में, जिसमें कि असम का बॉर्डर भी इंक्लूड होता है, बंगाल का बॉर्डर भी होता है, वो अप्रत्याशित है। यदि वो 450 किलोमीटर रह गया तो उसमें कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स होंगे, क्योंकि ये एक दृढ़ संकल्प सरकार है। अगर आसान होता तो निश्चित रूप से तोड़ निकाल के कर लेती, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रावधान खुला हुआ है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें वही विकल्प मिले रहे हमारे पास। वैसे तो ये भी इस बात के भी कई प्रमाण है, कोर्ट के आदेशों को भी पश्चिम बंगाल में जो है उनका कोर्ट के आदेश। और मुझे लगता है कि अगर आप अवगत हैं वो टेक्निकल ग्राउंड्स के, क्योंकि इस वक्त जो है आज ये बात आई है, मैं इस वक्त जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स के बारे में मैं अवगत नहीं हूँ कि क्या टेक्निकल ग्राउंड्स है, लेकिन ये सरकार एक दृढ़ संकल्प सरकार है। अगर यदि आसान होता तो निश्चित रूप से जो है तब वो पूरा हो चुका हो। ठीक है निखिल जी, मैं आऊंगा। निखिल जी एक मिनट रुकिए, आपने जो दूसरा मुद्दा उठाया मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तारिक खान के पास जा रहा हूँ। तारिक खान जी, क्या लगता है आपको कि क्या ये बिल, ये जो विधेयक है, इसको आपने शायद आपका ईपी निकल गया है तारिक खान जी का, एक मिनट लगा लीजिए, सुनाई दे रहा है। अच्छा आपको सुनाई दे रहा है, ओके। तो क्या ये जो विधेयक है, जो बिल है, इसके प्रावधान आपने देखे होंगे, क्या कहेंगे आप? आपको लगता है कि ये घुसपैठ को रोकने के लिए एक अच्छी पहल हो सकती है? घुसपैठ को रोकने के लिए पहली बात तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जो बीएसएफ के अधीन होता है, देखिए सारा बॉर्डर का एरिया, और केंद्र सरकार का उस पर कंट्रोल होता है। हम भी बॉर्डर एरिया में रहते हैं, वो एसएसबी के पास सशस्त्र सीमा बल, जो चाहे वो वहां करे, उसको कोई भी राज्य सरकार कभी रोकती नहीं है कि आप कोई फेंसिंग न करिए। ये बात पहले मेरी समझ से बाहर है। खैर गृह मंत्री ने कहा तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा, मैं उस पर भी नहीं टिप्पणी करता, लेकिन मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि वो अपना कंट्रोल करती है। चाहे जितनी फेंसिंग लगाए, कोई भी उनके काम में अड़ंगा नहीं लगाता, पूरा उनका कंट्रोल होता है वहां पर। यहां तक कि पुलिस भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भारत नेपाल सीमा जो कि बहराइच रुपैया बॉर्डर पे पड़ती है, वहां पर पूरा कंट्रोल एसएसबी का है। पुलिस साइडलाइन होती है, कोई रोल नहीं होता पुलिस का, क्योंकि मामला बॉर्डर का है। अच्छा चलिए, 400 कुछ किलोमीटर बताया कि आपने फेंसिंग नहीं लगने दी। 3 राज्यों का मिलाकर बंगाल से जो बॉर्डर है वो 4096 किलोमीटर का है, जिसमें बंगाल आता है, जिसमें आसाम आता है, जिसमें मेघालय आता है और त्रिपुरा आता है। कितने किलोमीटर मेघालय में आपने तार बिछाया, कितने किलोमीटर आपने त्रिपुरा में तार बिछाया और कितने किलोमीटर आसाम में बिछाया? बंगाल में 400 बचाए ना, और 4000 किलोमीटर इन सब राज्यों का मिला के है। अगर आंकड़ों के हिसाब से इसका जवाब नहीं देके जाएंगे भाजपा वाले तो माफी मांग लेंगे। अब ये जवाब दे दीजिए, किलोमीटर में मैंने पूछा है कितना बॉर्डर है और कितना तार बिछाया है, बताइए। और बॉर्डर छोड़ दीजिए, अभी चाइना का बॉर्डर, 7 देशों से हम बॉर्डर शेयर करते हैं, अभी किनारे छोड़ दीजिए, सिर्फ किलोमीटर में बता दें कितना, चलिए कितना तार बिछाया। तो इंजी रिस्पॉन्ड करेंगे, बाकी सब जगह क्या फेंसिंग का काम पूरा हो गया? कितना किलोमीटर तार? देखिए बाकी सब जगह का काम लगभग पूरा हो गया। असम का एक बहुत छोटा हिस्सा है, असम का एक बहुत छोटा हिस्सा है। अरे आप अगर आप 496 किलोमीटर का डेटा लेकर आए तो बाकी भी डेटा सर्च कर लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, बीच में मत बोलिए। असम का एक छोटा सा अंश है, एक एक करके असम का एक छोटा सा, एक एक करके क्या बकवास कर रहे हैं? एक एक करके रुकिए, बोलिए। तो इंजी बोलिए। देखिए असम का एक छोटा सा अंश बाकी है, लेकिन असम सरकार की नीयत इतनी स्पष्ट है कि वहां से, अरे बीच में मत बोलिए, तरीका सीखिए। अरे एक एक करके एक एक करके प्लीज सुनिए, एक मिनट रुकिए। आवाज बंद करिए सबकी, आवाज बंद करिए सबकी। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, अगर घुसपैठ को रोकने के लिए आप में सब में जो है, अगर आप सब सहमत हैं तो एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो सकती है।
मैं भी, मेरे डिबेट में होती है चिल्ला चिल्ली और सब करते हैं, मैं नहीं रोकता हूं, लेकिन मुझे लगता है आज एक ऐसा विषय है जिस पर कम से कम घुसपैठ को लेकर के लोग अपनी नीयत साफ कर दें, क्योंकि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए इस देश की समस्या बन चुके हैं। इस बात को अगर आप स्वीकार करते हैं तो आप कंस्ट्रक्टिव बहस करेंगे, और अगर आप स्वीकार नहीं करते तो फिर आपको किसी भी तरह की बहस कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं भी चिल्ला सकता हूं, बाकी भी चिल्ला सकते हैं, लेकिन प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कम से कम आज उस पर एक अच्छी सी डिबेट कर लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। तो जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं मौका दूंगा। अशोक जी, आप समाजवादियों को ला के कंस्ट्रक्टिव डिबेट की अपेक्षा करते हैं, बीच में आपको, मतलब आपके शो में बीच में कहने की इजाजत ही नहीं है किसी को, और कोई बीच में मैं रोक दूंगा, मैं एकदम रोक दूंगा, एक एक करके बोलने दूंगा। असम का एक छोटा सा हिस्सा है जहां फेंसिंग बाकी है बंगाल के अतिरिक्त, लेकिन वहां की सरकार की नियत और मंशा इतनी स्पष्ट है और इतने कठोर एक्शन लिए जाते हैं। आए दिन चीफ मिनिस्टर के द्वारा खुद ट्वीट होते हैं कि कौन कितने घुसपैठी गिरफ्तार हुए और उनके खिलाफ क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, शायद ये जानते नहीं है। बाकी जगहों पर यदि हो रहा है तो वहां लोकल बीएसएफ या लोकल पॉलिटिशियंस के करप्शन है, जिसको हम निश्चित रूप से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने शुरू में कहा कि फेंसिंग एक बात है, लेकिन संपूर्ण फेंसिंग के बाद भी जो लोकल लीडर्स की मंशा है, उनकी नियत है, और जो अगर बीएसएफ में भी है, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि 100% जो वहां बीएसएफ की जो ऑफिशियल्स है वो बिल्कुल ईमानदार हैं, लेकिन उन सबको जो है टैप करने का, उन सबको जो है निरंतर मॉनिटर करने का सरकार प्रयास कर रही है। और आप खुद देख सकते हैं कि ये डेटा जो है 2014 के पहले क्या हाल होता था और अब क्या है। असम में जाकर घूमिए, देखिए, आप बिल्कुल स्थिति बदल चुकी है। ओके, मैं ब्रेक ले रहा हूं, रुकिए, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद तारिक खान आऊंगा। 1 मिनट ब्रेक के बाद तारिक खान आ रहा हूं, मौका दूंगा मैं, 1 मिनट रुकिए। लेकिन ये बात जो है, इसको एक बात और फेंसिंग के साथ ये मान के चलिए, फेंसिंग होने के बावजूद ऐसे कई वीडियोज वायरल हैं, फेंसिंग होने के बावजूद किस तरह से उधर सीमा पार से या एलओसी के पास से किस तरह से घुसपैठ होती है, वो फेंसिंग होने के बाद भी होती है। तो ये बात सही है इस बात को कि फेंसिंग एक रास्ता है, लेकिन अकेला रास्ता नहीं है कि सिर्फ आप फेंसिंग कर देंगे तो उससे घुसपैठ रुक जाएगी। फिर भी आऊंगा इस पर छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना, तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है। अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं, भारत धर्मशाला नहीं है, ये देश धर्मशाला नहीं है। आज केंद्रीय गृह मंत्री ने आज संसद में ये हुंकार भरी और साफ तौर पर कहा कि घुसपैठ को रोकना होगा, घुसपैठियों को रोकना होगा और कुछ कड़े कानून बनाने होंगे। तो 4 जो कानून थे, प्रेजेंटली कानून थे, उनको जो है रिप्लेस करके अब सरकार जो है एक नया इमिग्रेशन जो है एंड फॉरेनर्स बिल 2005 लाने जा रही है। लोकसभा में इसको पारित करा लिया गया और सरकार ने साफ तौर पर कहा कि उसकी मंशा यह है कि किसी भी तरह से घुसपैठियों को रोका जाए और साथ साथ जो है जो घुसपैठी आ गए हैं उनकी पहचान करके उनको निकाला जाए। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और मेरे साथ जो है फिलहाल 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। तुहिन सिन्हा जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तारिक खान जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, एडवोकेट निखिल जैन कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, सोफिया खान जी जुड़ी हुई हैं TMC सपोर्टर है, रोहित कुमार सिंह युवा चेतना से। तारिक खान जी बोलिए। देखिए, मैंने फिर से कह रहा हूं कि बीजेपी प्रवक्ताओं को पढ़ के आना चाहिए, होमवर्क करके आना चाहिए जब इस तरीके के डिबेट में बैठे। मैंने स्पष्ट ये बात पूछी थी कि कितना बॉर्डर शेयर करता है और कितने किलोमीटर आपने बनाया। शेयर कितना करता है मैं बता देता हूं। आसम 262 किलोमीटर, आपने 262 किलोमीटर में 10 बनाया, 20 बताया, आप नहीं बता पाए। आप सिर्फ कह रहे हैं मैक्सिमम कवर कर चुके। अमित शाह साहब के पास जाइए, पूछिए। त्रिपुरा 886 किलोमीटर का बॉर्डर, मेघालय 443 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। मैं स्पष्ट ये जानना चाहता हूं एक लाइन में कि ये टोटल कितना हो गया, इसमें से आपने कितने किलोमीटर, ये लगभग हो जाएगा 1200-1300 किलोमीटर, इसमें आपने कितनी फेंसिंग तैयार कर ली? आप कह रहे हैं लगभग कर ली। इन तीनों राज्यों में आपकी सरकार कितने किलोमीटर आपने इसमें बना दिया? अब आप समाजवादियों को गाली देना शुरू कर देंगे, ये कहेंगे कि समाजवादी गुंडे होते हैं। हम गुंडे हैं, हम मान रहे हैं, मान लेते हैं, मगर इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि देश जानना चाहता है कि आपने कितना सुरक्षित किया देश को, कितनी फेंसिंग लगाई। और ममता जी अगर मना कर रही हैं उसको भी मान लेते हैं। आपका कौन सा सचिव आपको रोक रहा है? इन 3 स्टेटों में कितने किलोमीटर आपने नहीं पता है, बता दीजिए, अभी जानकारी नहीं है। तो इनसे जी बोलिए। तो इनसे जी बोलिए। मैं ना विकिपीडिया पेज रट के नहीं आता हूँ, जो मोटी बात है मैंने ऑलरेडी कन्वे कर दी। ये रट के आते हैं क्योंकि इनके पास लॉजिक नहीं है। ये क्या बकवास कर रहे हैं। तो इसीलिए ना, जब मोटी बात मैंने आपको कह दी है। आज समस्या बंगाल में है, असम में जो है पिछले 1984 से लगभग आज, और सबसे ज्यादा इसमें 30,000 लोग डिपोर्ट किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा जो है 2014 के बाद हुए। अगर इनको मोटी बात नहीं समझ में आ रही है तो इनको विकिपीडिया रट के आने दीजिए। देखिए, मैं आपको मैं आपको एक चीज बताता हूं, उसके बाद मैं रोहित जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, 2 चीज समझिए। बंगाल देश की सीमाएं आपने बता दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आप बॉर्डर की प्रॉब्लम और बॉर्डर के सॉल्यूशन पर जाएंगे तो आपको ना 50 जानकारियां मिलेंगी, 50 जानकारियां मिलेंगी। वो जानकारियां आज अगर आप लोग कुछ देना चाहते हैं, आपके पास हैं, रखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं मोटे तौर पर कह रहा हूं कि इस पर 50 जानकारियां, 50 अपडेट हैं। अब जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट की बात करी, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए और बाकी सबकी जानकारी के लिए, जो भारत और म्यांमार की सीमा है ना, वहां कई उत्तर पूर्व के राज्य हैं, 1643 किलोमीटर की सीमा है वहां। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस 1643 किलोमीटर की सीमा को फेंस नहीं करने का निर्णय था कि उसकी फेंसिंग नहीं की जाएगी, इसलिए क्योंकि एक मुक्त व्यापार और उसमें वहां पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था थी। उसमें 16 किलोमीटर का एक ऐसा रेंज था जिसमें यह कहा जाता था कि उन 16 किलोमीटर के अंदर बिना दस्तावेज के लोग आ जा सकते हैं। 16 किलोमीटर, सोचिए। लेकिन पिछले दिनों की खबर है, ये पुरानी खबर नहीं है, ये 2024 की खबर है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि उस बॉर्डर पर भी फेंसिंग की जाएगी। ये सरकार ने निर्णय लिया। पश्चिमी सीमा राजस्थान की 1000 किलोमीटर की जो सीमा है, वहां की जो फेंसिंग है पुरानी पड़ चुकी थी। सरकार ने अभी निर्णय लिया कि वहां पर जो है अब जो नई तरह की फेंसिंग की जाएगी, जो स्मार्ट फेंसिंग है वो की जाएगी। तो आप सरकार पे सवाल उठाइए, लेकिन अगर आप नियत पे, फिर से कह रहा हूं, नियत एक इंपॉर्टेंट चीज है, नियत पे सवाल उठाएंगे तो इस सरकार की नियत दिख रही है। अगर वो कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जहां पर जो है मुक्त आवाजाही थी, अगर वहां पर भी बॉर्डर फेंसिंग करेंगे, सरकार कह रही है जो पुरानी फेंसिंग हो चुकी है उसको बदलेंगे, तो इसका मतलब है कि सरकार फेंसिंग को लेकर के गंभीर है।
ये इस बात को मान करके फिर आप इस बिल के दोष निकालेंगे, कमियां निकालेंगे, इसमें सुधार की बात बताएंगे, वो सब स्वीकार होगा, उस पर डिबेट होगी। एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा रोहित जी को ले आऊं। रोहित जी बोलिए। रोहित जी, आप तो बिहार से आते हैं, तो बिहार में तो जो है सरकार जो है वो तो नीतीश जी की सरकार है इतने समय से, तो अगर वहां से भी इस तरह की चीजें हो रही हैं तो फिर किसको दोष दिया जाए? देखिए, 1990 से 2005 तक बिहार में जो लोग सरकार में थे, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, और बाद में जब चारा चोरी के आरोप में उन्हें जेल जाना पड़ा और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी, तो सीमांचल के इलाके के माध्यम से बांग्लादेशियों का घुसपैठ बिहार में हुआ और वो एक ऐसा बीजारोपण हुआ जो 15 साल का कार्यकाल, आप अशोक जी इस देश के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं, आप समझ सकते हैं कि 15 साल कितना बड़ा कार्यकाल होता है। और उस 15 साल में धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति को ताकत प्रदान करने के लिए श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी ने जो काम आज ममता दीदी कर रही हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को सीमांचल में एंट्री दिलाकर अपने वोट बैंक को सुदृढ़ करने का षड्यंत्र रचा। हालांकि बिहार की जनता इसको भली भांति समझ गई और बिहार की जनता ने इसका ट्रीटमेंट किया और नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार बनी, जहां आज स्थिति बहुत बेहतर हो गई है, जो लालू जी और राबड़ी जी के समय में बदतर हो गई थी। अभी माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के बयान के संदर्भ में जो आपने डिबेट कराया है और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस की समर्थक और अन्य लोगों के द्वारा जो विवेचना की जा रही है, हम उससे संबंध नहीं रखते हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं। ममता बनर्जी अब ममता दीदी नहीं है, वो ममता बानो बन गई हैं, वो बांग्लादेशी। निजी टिप्पणी नहीं, मैं निजी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। जो देश की जनता उनके बारे में विवेचना कर रही है, सिर्फ आपको अच्छा अच्छा सुनने को थोड़े मिलेगा। अगर आप देश का नुकसान कर रहे हैं और आपने लोकतांत्रिक तरीके से डिबेट में बुलाया है, तो मैं अपना पक्ष रखने का अधिकार रखता हूं। और देश की जनता अगर उनको उस दृष्टि में देख रही है तो हम बोलेंगे इस बात को। ममता जी ने बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल का पता नहीं बेटा बना दिया, भाई बना दिया, दामाद बना दिया, क्या बना दिया सत्ता में बने रहने के लिए। अरे आप देश के मूल्यों के साथ, देश के सिद्धांतों के साथ, देश के संविधान के साथ, देश की आत्मा के साथ सत्ता में बने रहने के लिए कितना छेड़छाड़ करेंगी? आप बांग्लादेश का घुसपैठ जिस प्रकार से बंगाल में बढ़ रहा है, आधा बंगाल भारत के हाथ से जा चुका है और सिर्फ वोटों के तुष्टीकरण के लिए ममता जी इस प्रकार का काम कर रही हैं। और निश्चित रूप से आदरणीय गृह मंत्री जी ने, यशस्वी अमित शाह जी ने जो कहा है कि देश धर्मशाला नहीं है, ये नहीं चलेगा, हम बिल्कुल इस बात का समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप में कांग्रेस जब सरकार में रही और आज तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में बंगाल में लगातार घुसपैठियों को भारत के नागरिक बनाने का षड्यंत्र वोट के लिए किया जा रहा है। 10 सेकेंड और लूंगा। दिल्ली में यही काम भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लीडरशिप में किया गया। दिल्ली की जनता ने उसका होम्योपैथी इलाज कर दिया। आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से बंगाल में ममता बनर्जी हारने जा रही है। ओके सोफिया जी बोलिए। सोफिया जी, मुझे एक बयान याद आता है चुनाव के संदर्भ में, और ये ममता दीदी का खुद का बयान है। ममता बनर्जी ने कहा था कि जो गाय दुधारू होती है उसको लात थोड़ी मारते हैं, और ये उन्होंने किस कंटेक्स्ट में कहा था मुझे बताने की जरूरत नहीं, उनका बड़ा वायरल हुआ था। तो ये जो है साफ लगता है कि वोटों की राजनीति के चक्कर में जो है वो घुसपैठियों को भी शरण देना, घुसपैठियों को वोटर बना देना, ये सब एक चलन रहा है इस देश में। सबसे पहले रोहित जी को मैं कहूंगी कि उनको शर्म आनी चाहिए कि एकमात्र महिला मुख्यमंत्री को वो ममता बानो कह रहे हैं। ठीक है, वो अगर बानो होती तो क्या रेखा गुप्ता जी महिला है, बानो होना आपको तो पता ही नहीं है। सुनिए ना सोफिया दीदी, आपको इतनी भी जानकारी नहीं है, इतनी भी बुद्धि नहीं है कि दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है। आपको ममता बानो मुख्यमंत्री दिखती है और गरीब घर से पैदा होकर रेखा गुप्ता दिल्ली। ओके, विषय पर आ जाते हैं। प्लीज मेरा दोनों से निवेदन है विषय पर। ओके रोहित जी, एक मिनट रुकिए, रोहित जी रुकिए। ओके प्लीज सर, मेरा निवेदन, एक मिनट रोहित जी रुकिए, रोहित जी प्लीज रुकिए, एक मिनट रोहित जी रुकिए, सोफिया जी रुकिए प्लीज।
सोफिया जी 1 मिनट सुनिए। सोफिया जी विषय पर आ जाते हैं। ठीक है, आपको बोला, मैंने भी उस समय रोका, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी, आप अपनी बात रखिए प्लीज विषय पर। सोफिया जी बोलिए, सोफिया जी बोलिए, विषय पर बोलिए। मैं तुहिन जी से भी कहना चाहूंगी, ये जो कह रहे हैं इनके पास तो आंकड़े अरे हैं सोफिया जी प्लीज विषय पर आइए ना। थोड़ा सा काम बचा है। सोफिया जी विषय पर आइए, मुझे फिर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। सोफिया जी विषय पर आइए प्लीज। अशोक जी बड़ी दुख है, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे मैं आपको क्यों नहीं, मैंने आपको पहले भी आप लगातार, मैंने आपसे मैं अभी आपको कह रहा हूं बोलिए, लेकिन विषय पे बोलिए प्लीज। आप पूछिए ना, या आपको पूछना था जो मुझे पूछना पड़ रहा है। वो बोलिए, क्या पूछ रही है? थोड़ा क्या होता है भाई, वो भाजपा के प्रवक्ता है, उनके पास फैक्ट होने चाहिए ना, कि वो कह रहे हैं कि बंगाल में। अच्छा, मैंने जो आपसे सवाल पूछा वो बताएंगी क्या? थोड़ा सा बचा है। एक मिनट रोहित जी, सोफिया जी मैंने आपसे सवाल पूछा था, वो आप उस पर बताएंगी क्या? आपने कहा कि, एक मिनट, आपने कहा फेंसिंग, ये आप ही का कहना, आपने अभी डिबेट में कहा कि फेंसिंग होने के बावजूद भी घुसपैठिए बैठ आ रहे हैं, फेंसिंग होने के बावजूद भी। यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि फेंसिंग नहीं हुआ। चलिए 2 मिनट के लिए मान लिया कि ममता बनर्जी जाकर रोक देगी, भाई फेंसिंग मत करो, लेकिन फेंसिंग के बावजूद आपका ही कहना है कि उसके बावजूद भी घुसपैठिए आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं, अरे बाबा सोफिया जी सुनिए, सोफिया जी बार बार ये बात कही जा रही है प्रोग्राम में, फेंसिंग एकमात्र हल नहीं है, ये एकमात्र हल नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कहीं फेंसिंग करने की कोशिश की जा रही है, तो सवाल यह कि उसमें अड़ंगे क्यों लगाने हैं, वहां पे जाके धार्मिक नारे क्यों लगाने हैं, ये मुझे बताइए ना। कौन लगा रहा है? मेरे पास तो खबर नहीं है इसकी। आपके पास मेरे पास अरे तो अगर सुनिए, अरे बाबा सोफिया जी आपके, सोफिया जी 1 मिनट रुकिए, सोफिया जी 1 मिनट, अब आप अति कर रही हैं। आपके सांसदों के सामने बैठ करके, जब आपके सांसद सामने बैठे थे टीएमसी के, वहां पे होम मिनिस्टर ने बोला है, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। आप कह रही है कि आपको खबर नहीं है। अगर आपको खबर नहीं है तो आपको संसद की कार्रवाई देखनी चाहिए थी। एक और ब्रेक ले रहा हूं, संसद की कार्रवाई देख लेती आप। संसद की, आपके सांसद वहां बैठे थे, आपके सांसद वहां सुन रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। आप संसद की कार्रवाई देखी नहीं, आप कह रही हैं आपको खबर नहीं है। आपको खबर नहीं है तो इसका मतलब दुनिया में कोई खबर नहीं घटी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अरे आगे बाबू आ गया, नानी पहुंच। पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे, क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसके टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है, अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। किसी घर के अंदर बालक अपाहिज न हो, गंभीर बीमारी का शिकार न हो और गरीब माँ बाप को बहुत बड़े आर्थिक बोझ का संकट बनना न पड़े। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। लोकसभा में पारित हुआ, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसको लेकर के आज गृह मंत्री ने कई बड़े बिंदु वहां रखे।
कानून की अहमियत भी बताई, साथ साथ उन्होंने विपक्ष पर प्रहार भी किया, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट निखिल जैन जी, आपके पास आ रहा हूं, बोलिए, फिर तुझे आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। 1 मिनट निखिल जैन की बात ले लूं, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। निखिल जैन बोलिए, आपने कहा शुरू में वोटर्स की बात करी, आपने उठाई थी, तो मैंने आपको रोक दिया था। बोलिए, अपनी बात रखिए, संक्षेप में थोड़ा रखिएगा ताकि मैं ज्यादा मुद्दे कवर कर सकूं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं जल्दी से कुछ आंकड़े रख देता हूं ताकि दर्शकों के का बेनिफिट हो। बांग्लादेश के बॉर्डर की सीमा की बात हुई थी। बांग्लादेश के साथ हमारा 4000 किलोमीटर का लगभग बॉर्डर है, उसमें 2200 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ है, और भारत सरकार का 5 फरवरी 2025 का खुद का आंकड़ा है कि 800 किलोमीटर से ऊपर के बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं हुई है। और जब इस पे MOS होम नित्यानंद राय जी से पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया 12 फरवरी 2025 को, यानी कि आज से 1.5 महीने पहले, तब उन्होंने इस मुद्दे का कोई जिक्र नहीं करा जो आज अमित शाह कर रहे हैं कि 450 किलोमीटर पे ममता बनर्जी ने फेंसिंग नहीं लगाने। निखिल जैन जी प्लीज, चलिए मैं गृह मंत्री को बात रखनी थी, उन्होंने रखी, अब उसमें उन्होंने 1.5 महीने पहले क्यों नहीं रखा, 2 महीने, ये कोई तर्क नहीं हुआ। बोलिए। नहीं, चलिए ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा ये गलत तर्क है तो इसे छोड़ देते हैं। दूसरी बात रही कि तुहिन जी ने ये कहा कि पहले तो फेंसिंग होती भी नहीं थी, हमने आके फेंसिंग करी, ये हाल था वो हाल था। उसमें शायद वो ये चीज नहीं समझ रहे कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्य हैं जिनके म्यांमार में रहने वाले ट्राइब्स के साथ, जो आपस के जो ट्राइब्स हैं, उनके सदियों से रोटी बेटी के रिश्ते रहे हैं, इसीलिए वहां पर फेंसिंग नहीं करी जाती थी। और सिमिलरली ऐसा नहीं है कि कोई भी जो बाहर के देश से आ रहा है वो हमारे साथ गलत ही करता है, या फिर कोई बाहर के देश का यहाँ पर नागरिक है वो गलत है। आप ये देखिए कि भारतीय सेना में नेपाल के नागरिकों को, नेपाल के सिटीजन्स को हम भर्ती करते हैं, और सैम मैनेक्शॉ ने, फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ ने, निखिल जी आपका वेल टेकन, बहादुर निखिल जी आपका ये पॉइंट्स वेल टेकन। इसका मैंने भी जिक्र किया कि म्यांमार सीमा पर जो अभी तक नहीं होती थी, पूरी सीमा पर, अब सरकार ने कहा उसको भी, ठीक है। हाँ, नहीं, इसीलिए नहीं होती थी क्योंकि रिश्ते रहे हैं, और इसीलिए सरकार की नीति थी कि ना करी जाए। ठीक है, ओके। कोई लगता है, गृह मंत्रालय को लगता है फेंसिंग होनी चाहिए, तो चलिए ठीक है, उनका मत है। मैं कोई इसमें, आई एम नॉट अ बॉर्डर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, तो मुझे नहीं पता। लेकिन बात यही है कि आज आके ये बोल देना कि सिर्फ ममता बनर्जी की वजह से हम फेंसिंग नहीं कर पा रहे, ये एक बेमाना तर्क है गृह मंत्री का, और यही आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। तुहिन जी रिस्पॉन्ड कीजिए। में खोट होता है ना, तो सिर्फ आंकड़े बताओ। तो अब आप सुनिए आंकड़े ध्यान से। इन्होंने कहा कि 800 किलोमीटर बाकी है। 800 किलोमीटर में 450 की वजह आज माननीय अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बताया, जो बंगाल का होता है। बंगाल के अतिरिक्त जो है, कुल मिलाकर जो अनफेंस्ड है, उसमें लगभग 175 किलोमीटर जो है वो अनफीजिबल लैंड कहलाता है, जिसमें नदियां हैं, जिसमें पहाड़ है, जिसमें हो ही नहीं सकता। उसके बाद जो है बचता है 240 किलोमीटर बाकी राज्यों में, लेकिन वहां नियत काम आता है। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि जिस प्रकार हिमंता बिस्वा शर्मा लगभग हर दूसरे तीसरे दिन ट्वीट करते हैं कि हमारी पुलिस ने यहां इतने लोगों को गिरफ्तार किया और इनको डिपोर्ट किया जा रहा है, क्या ममता बनर्जी में भी वो नैतिक साहस है कि सामने आकर वो ट्वीट कर सकती है? जब नियत में खोट होना, बहुत आसान होता है कि आंकड़े बताओ, जो करते जा रहे हैं। लेकिन मैं इस जो आपने भी कहा, इससे बड़ी बात है नियत की। अभी ये मेरे मित्र जो है वो कंपेयर कर रहे हैं, जैन साहब की नेपाल से कंपेयर कर रहे हैं, म्यांमार से कंपेयर कर रहे हैं। अरे म्यांमार और नेपाल से, बांग्लादेश से जो, और पहले ईस्ट पाकिस्तान से जो इलीगल माइग्रेशन था ना, उसकी आप तुलना कर ही नहीं सकते हैं। देखिए, मैं 2 चीजें रखता हूं। मैं एक मिनट रुकिए, निखिल जैन रुकिए, मैं 2 फैक्ट रखता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, 2 चीजें ध्यान रखिए। हाँ, तारिक खान आ रहा हूं जी, 1 मिनट। देखिए, 2 चीजें मैंने कहा ना कि दिक्कत क्या है। दिक्कत हर फेंसिंग में अमेरिका इतने लोगों को निकाल रहा है, अमेरिका में लोग घुस आते हैं, तो फिर हम तो अमेरिका से सुरक्षा के मामलों में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अमेरिका को बहुत, तो सवाल ये नहीं है कि फेंसिंग से ही रुक जाएंगे, सवाल नियत का है। और आज गृह मंत्री ने अगर ममता बनर्जी का जिक्र किया, पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, तो वो नियत के कंटेक्स्ट में ही उठाया। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अभी इस बात को देश को समझना होगा। अभी महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो टिस की एक रिपोर्ट आई थी, टिस जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, उसकी रिपोर्ट आई थी, और उसने कहा था, मुंबई के संदर्भ में कहा था कि महाराष्ट्र में अगर घुसपैठिए जो है उनका आना नहीं रोका गया तो महाराष्ट्र में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, मुंबई में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। 2050 तक मुंबई में जो है वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो सकते हैं, ये खतरा बताया था। ये वहां की डेमोग्राफी बदल रही है। और दूसरी चीज जो मैं बार बार बता चुका हूं, देखिए, इस देश में जब नियत की बात हो रही है, सिर्फ 8 रोहिंग्या घुसपैठिए जो आइडेंटिफाई हुए थे दिल्ली के अंदर, और उनको निकालने का आदेश दे दिया गया था। लेकिन प्रशांत भूषण एंड कंपनी जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे और कहा कि नहीं, ये तो इनको भारत में शरण दे दीजिए। तो ये जो 2 चीजें, मैं इन 2 को समझिए
कि भारत में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, घुसपैठियों को रोकना जरूरी है, और जो लोग घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं उनको भी रोकना जरूरी है, जो घुसपैठियों को ला रहे हैं, उनको वोट बैंक बना रहे हैं, उनको भी रोकना जरूरी है। बोले खान साहब। देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम लोगों के पास ज्ञान गूगल का और विकिपीडिया का है, मगर मैं इनकी तारीफ करूंगा कि ये अंतर्यामी है। इनके पास जादू से ये डेटा आ गया। अभी 5 मिनट पहले नहीं था, इन्होंने आंख बंद किया और 4-5 बार मोदी 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 कहा और डेटा आ गया। आई विल क्लैप फॉर दैट एंड आई विल सैल्यूट एज वेल। देखिए, घुसपैठ का मुद्दा है, हम सबको इस पे राय बनानी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है रोकने की, जवाबदेही भी सरकार की तय होनी चाहिए। सिर्फ बंगाल सरकार को जिम्मेदार, अगर बंगाल सरकार, आपके पास सेंट्रल के पास कई पावर्स, उसका इस्तेमाल करिए। आपने कई स्कीमों के पैसे रोक रखे हैं वहां पर बंगाल के, आप इस्तेमाल करिए, आप जो करना है करिए, और ये इसको कटघरे में तारिक खान जी इस्तेमाल करिए। सुनिए ना तारिक खान जी, आपने कहा घुसपैठ की समस्या गंभीर, एक मिनट तो जी, एक मिनट। आपने घुसपैठ की समस्या गंभीर है, हम सबको इस पर विचार करना चाहिए, मन बनाना चाहिए। मैंने आपसे पहला सवाल यही पूछा था, मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था कि ये जो विधेयक आया है, इस विधेयक पर आप क्या कहेंगे। आपने विधेयक छोड़ करके, सुनिए सर, मैंने आज आपको रोका भी नहीं, इस विधेयक को छोड़ करके आपने सब कुछ कहा, सब कुछ कहा आपने। तुहिन सिन्हा जी का भी ज्ञान आपने टेस्ट किया, आपने ये भी टेस्ट किया, आपने ममता जी को बचाया भी, लेकिन जो विधेयक है, विधेयक पर आपने एक बात नहीं बोली कि उस पर आपको क्या लगता है कि अच्छा है, बुरा है, खराब है। दिक्कत इस बात से है मुझे कि भाई, हम जब आज विधेयक पारित हुआ है लोकसभा में, तो कम से कम इसके गुण दोषों की व्याख्या कर ले, इसमें क्या अच्छा हो सकता है। अगर सब लोग बचाना चाहते हैं तो भैया अपनी ओर से 4-4 बात रख दें कि भाई सरकार ऐसा कर ले, सरकार ऐसा कर ले, और बेहतर हो जाएगा, और बेहतर हो जाएगा। दिक्कत है वो नहीं होता, राजनीति होती है, और मैं इसी राजनीति को एक्सपोज करने की बात कर रहा था। एक और ब्रेक ले रहा हूं छोटा सा, फिर छोटे छोटे कमेंट के लिए आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया। दोटुक आप देख रहे हैं, और दोटुक में इससे पहले आगे बढ़ें, जापान के प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, और वो जो है विजुअल जो है, वो दृश्य हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। जापान का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज Huge opportunity for Japan to invest to India. After coming here, I found that there's a huge possibility that we work together to make India as a hub to promote the products produced here in India to other countries together. Well, first and foremost, the stability he has brought to all the policy measures, and then creating a strong bond between Japan and India has been extremely helpful, and we're very grateful for that. Japan has had a great industrial base, so together with the skill, will, and the desire, I'm sure there are ways to make it work. And I think going forward, the market is here in India. And I think there's a strong desire on the part of Japanese businesses to be
part of that growth. Actually, the meeting was magnificent, I would say. There has been many talks about the stability of the Indian economy, all the prospect and the prosperity that we see toward the future. And we have expressed how much we expect from India. And Prime Minister Modi has explained very clearly and explicitly his vision and his expectation for the Japanese industries to invest more and come into India. I was very happy that the Prime Minister Modi also emphasized the importance of air transportation and airline industry, and they're going to India is going to make a huge investment for the aircraft, and maybe it might help the enhancing the network of the India and Japan and promoting more traffic. We hope that more and more Japanese people visiting India, of course the Buddhism and also the many other historical sites. Prime Minister has broadly highlighted the most important sectors, including recycling and also that nuclear and also hydrogen, ammonia, many broad sectors. Also aerospace, food processing. The very broad. That I received a strong aspiration of Prime Minister Modi to welcome Japanese investment. India and Japan relation is thriving now, very much. And there is a huge opportunity for Japan to invest to India. After coming here, I found that there's a huge possibility that we work together to make India as a hub to promote the products produced here in India to other countries together. Well, first and foremost, the stability he has brought to all the policy measures, and then creating a strong bond between Japan and India has been extremely helpful, and we're very grateful for that. Japan has had a great industrial base, so together with the skill, will, and the desire, I'm sure there are ways to make it work. And I think going forward, the market is here in India. And I think there's a strong desire on the part of Japanese businesses to be part of that growth. Actually, the meeting was magnificent, I would say. There has been many talks about the stability of the Indian economy, all the prospect and the prosperity that we see toward the future. And we have expressed how much we expect from India. And Prime Minister Modi has explained very clearly and explicitly his vision and his expectation for the Japanese industries to invest more and come into India. I was very happy that the Prime Minister Modi also emphasized the importance of air transportation and airline industry, and they're going to India is going to make a huge investment for the aircraft, and maybe it might help the enhancing the network of the India and Japan and promoting more traffic. We hope that more and more Japanese people visiting India, of course the Buddhism and also the many other historical sites. Prime Minister has broadly highlighted the most important sectors, including recycling and also that nuclear and also hydrogen, ammonia, many broad sectors. Also aerospace, food processing. The very broad. That I received a strong aspiration of Prime Minister Modi to welcome Japanese investment. चलिए जल्दी से तुहिन सिन्हा का आपका आखिरी कमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान का प्रतिनिधिमंडल मिला, वो आप देख रहे थे। बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि ऐसे गंभीर डिबेट पर केवल विकिपीडिया को रट के नहीं आना चाहिए। अभी समाजवादी मित्र ने पूछा कि कहां से कौन सा मंत्र आपने पढ़ा कि तुरंत आपके पास डेटा आ गए। मैं बता रहा हूं कौन सा मंत्र मैंने पढ़ा। मैंने एक बहुत सिंपल, बहुत सरल कैलकुलेशन किया। 4000 किलोमीटर का कुल बॉर्डर है। पब्लिक डेटा उपलब्ध है कि 3200 किलोमीटर फेंसिंग हो चुकी है। आज गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि 450 किलोमीटर क्यों नहीं हुआ है। 175 किलोमीटर जो है नॉन फीजिबल लैंड है, बाकी बचे कितना। ये भी इस बात का जवाब दे सकते थे यदि ये रट के नहीं आते। अगर थोड़ा सा विवेक का प्रयोग। चलिए उम्मीद करेंगे कि अभी इस पर चर्चा आगे बढ़ेगी
और राज्यसभा में ही जाएगा। महत्वपूर्ण विषय है, इस पर जरूर चर्चा करेंगे आगे भी, क्योंकि घुसपैठ को रोकना, घुसपैठियों को रोकना बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।